कन्नड़ा सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक बीजीएम बजता है, सलाम रॉकी भाई, और कानों में गूंजता है वायलेंस वायलेंस वायलेंस। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस सुपरस्टार को आज पूरी दुनिया सलाम ठोकती है, एक वक्त पे उसके पास बेंगलुरु आने के लिए जेब में सिर्फ 300 रुपए थे। डॉक्टर राजकुमार और पुनीत राजकुमार के बाद सैंडलवुड को ग्लोबल लेवल पे अकेले अपने दम पे ले जाने वाला एक ऐसा आम लड़का है जिसके पिता एक बीएमटीसी के बस ड्राइवर थे। एक ऐसा स्टार जिसने ना सिर्फ अपने होम स्टेट बल्कि पूरे बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया, जिनकी फिल्मों के आगे बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने अपनी रिलीज डेट्स आगे बढ़ा ली। उसने जिसे अपना आइडल बताया उसी की फिल्म से क्लैश करके उसे भी धो दिया, जिसे आज हम रॉकी भाई के नाम से जानते हैं। पता है उसकी 2008 में आई अपनी पहली सोलो लीड फिल्म का नाम भी रॉकी ही था, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और क्रिटिक्स ने भी बोला था कि ये कौन लोग मुंह उठा के आ जाते हैं। इसलिए आज भी यश कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ एक छोटे शहर से आकर, तो दूसरा लड़का भी क्यों नहीं कर सकता। आई थिंक वो खुशी ज्यादा मिलती है कि वो चल रहा है, जो भी हम सोचते कहते हैं ना वो। जहां आपने अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण, जूनियर एनटीआर जैसे स्टार्स को पहले से जानते हो, लेकिन गुगली और मास्टरपीस, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी देने के बावजूद केजीएफ से पहले यश को मुट्ठी भर लोग जानते थे। फिर कैसे मैसूर का एक आम लड़का नवीन कुमार गौड़ा इंडिया का सबसे बड़ा पैन इंडिया मॉन्स्टर यानी कि रॉकिंग स्टार यश बना, जिसने जब फिल्म में उसका रोल पूछा तो मेकर्स को बात ईगो पे लग गई और उन्हें साथ साथ फिल्मों से निकाल दिया। सिनेमा जहाँ किसी के भी बारे में रूमर्स भी इतनी तेजी से फैलती है कि काम मिलना बंद हो जाता है, वहाँ करियर शुरू होने से पहले ही उनपे एरोगेंट एक्टर का टैग लग गया। देखो एक टाइम था जब ये माना जाता था कि टीवी एक्टर्स फिल्म में कभी भी बड़ा मुकाम हासिल कर ही नहीं सकते। फिर कैसे यश ने केजीएफ चैप्टर 1 और 2 के जरिए 1000 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके बड़े बड़े हिंदी सुपरस्टार्स को उन्हीं के घर में मात दे दी। वर्ल्ड इज माई टेरिटरी कहने वाले यश ने शुरुआत में डिलीवरी बॉय से लेके बैक स्टेज 50 रुपए की दिहाड़ी पर चाय पानी पहुंचाने तक का काम करा और एक ऑर्डिनरी बॉय ने प्रूव कर दिया कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बने। वो चल रहा है, जो भी हम सोचते कहते हैं ना वो। यू हैव टू हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट, जो सोचते हैं वो दुनिया प्रॉब्ली देती है। हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी कि राइज ऑफ स्टार में, जिसमें अब तक हमने आपको 50 प्लस सुपरस्टार्स की जर्नी बताई और उस पे आपका अच्छा सपोर्ट भी मिला, काफी सारे वीडियोस मिलियंस में भी हिट करे। लेकिन आज मैं आपके 20-25 मिनट्स लूंगा, लेकिन एक ऐसी आग और जुनून लेकर आया हूँ जो आपको किसी भी बुक या फिर मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा मोटिवेट कर देगी। एक फेल्ड टीवी एक्टर और बैक स्टेज वर्कर जिसे लोग नोटिस तक नहीं करते थे, वो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा मॉन्स्टर कैसे बना। तो राइज ऑफ स्टार की इस वीडियो में हम यश के एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे केजीएफ 2 जैसी मैसिव सक्सेस के बाद भी यश ने आने वाले 3-4 सालों तक कोई फिल्म क्यों नहीं रिलीज की। यश ने बड़े बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर्स के ब्लैंक चेक ऑफर्स क्यों ठुकराए। केजीएफ के दौरान ऐसी क्या नौबत आ गई कि यश को खुद अपनी जेब से प्रमोशंस के लिए पैसे लगाने पड़े, और क्यों यश और उनकी पत्नी राधिका पंडित की शादी ने पूरे कर्नाटका में एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी जो आज तक कोई दूसरा स्टार नहीं कर पाया। वैसे हमारी शॉर्ट्स पे भी जब हमने आपसे यश के राइज ऑफ स्टार के लिए पूछा तो 500 प्लस कमेंट्स तो यूं ही आ गए। तो आज एक एक्टर, पैन इंडिया सुपरस्टार और अकेला वो इंसान जिसने कन्नड़ा इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के मैप पर लाकर खड़ा कर दिया। रॉकिंग स्टार यश एके नवीन कुमार गौड़ा एक बहुत आम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यश का फिल्मों से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। उनके पापा अरुण कुमार जी गौड़ा बीएमटीसी यानी कि बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में एक बस ड्राइवर थे और माँ पुष्पा एक होम मेकर। अभी उन्हें बचपन से ही सिर्फ हीरो ही बनना था। स्कूल के फंक्शन हो या फिर दोस्तों की गैदरिंग, नवीन हमेशा डांस करते और हीरो वाली एंट्री मारते। लेकिन एक बस ड्राइवर के बेटे का बड़ा एक्टर बनने का सपना देख सोसाइटी के हिसाब से एक बहुत बड़ा मजाक था। ऊपर से फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी नेपो किड वाली स्टार्टर पैक, गॉडफादर की सेफ्टी बेल्ट के बावजूद वो इंडियन सिनेमा के सीईओ, मतलब इस तरह के बेताज बादशाह का ख्वाब शायद ही यश ने सपनों में भी देखा हो, जो अपनी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा 1250 करोड़ के कलेक्शन करने वाली 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म दे। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब यश के प्लेट में 2 टाइम ढंग का खाना और सिर के ऊपर छत भी नहीं थी। Then yeah, I went there. I stayed in a bus stand for a whole night. The place where, because there I had to decide whether to go home or to stay. 16 इयर्स की एज में फिल्म इंडस्ट्री में सीधा हीरो बनने 300 रुपए जेब में लेकर निकले यश जैसे बेंगलुरु पहुंचे तो पहुंचते ही उन्हें डर लगा, लेकिन लाइफ में प्लान बी का ऑप्शन था नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने बोल रखा था अगर वापस आया तो अपना फिल्मी भूत बाहर छोड़कर ही आना। एक्चुअली जब नवीन ने अपनी फैमिली को बताया था ना कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, तो टिपिकल मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह उन्होंने भी साफ कह दिया था कि ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं, चुपचाप पढ़ाई करो और ठीक ठाक नौकरी ढूंढ लो। लेकिन जब यश जाने लगे तो उन्हें लगा कि एक हफ्ते में वापस आ जाएगा। देखो नवीन के अंदर एक्टिंग का जुनून इस कदर था कि साल 2003 में जब वो सिर्फ 16-17 के ही थे, तब वो घर वालों से बगावत करके बेंगलोर भाग जाते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त उनकी जेब में 300 रुपए ही थे। घर वालों ने भी ये सोचकर रोका नहीं कि बेंगलोर बड़ा शहर है, 2-4 दिन में पैसे खत्म होंगे, रियलिटी चेक मिलेगा तो खुद रोते हुए वापस लौट आएगा। जैसे राजा चलो
बिगड़ गए तो बिगड़ गए. And they told, okay, जाओ, but if you come back, we will never let you go again. Bye. They thought I'll come back. और बैंगलोर आकर रियलिटी चेक मिला भी, लेकिन इस बंदे ने वापस जाने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने फेमस थिएटर पर्सनालिटी बीवी करांत को थिएटर ग्रुप बेनका ज्वाइन किया, लेकिन वहां उन्हें एक्टिंग नहीं बल्कि बैक स्टेज का काम पहले मिला। आज जिस सुपरस्टार के आगे पीछे 100 गार्ड्स घूमते हैं, अपने शुरुआती दिनों में उसने थिएटर में दूसरे एक्टर्स के कपड़े आयरन किए, सेट पे झाड़ू लगाया और हैवी लाइट्स उठाई, सबको चाय पानी तक सर्व किया, और इस काम के लिए उन्हें दिन के मुश्किल से 50 रुपए मिला करते थे। यस बताते हैं कि मैं वहाँ हर छोटा काम करता जो कि एक डेली वेजर करता है, क्योंकि मुझे बस किसी भी तरह से इंडस्ट्री के आसपास जो रहना था। मेरे पास जेब में 1 रुपए भी नहीं था, फिर भी मैं स्टाइल मारता था सर। जिंदगी में मुझे खोने का कुछ है ही नहीं, तो मुझे डर है ही नहीं, तो मैं तो मान गया कि मैं पैदाइशी हीरो हूँ। बात इससे नहीं है कि सर कौन अभी आगे है पीछे है, बात इसकी है कौन बहुत देर तक टिक पाएगा और लोगों के दिल में रह पाएगा। एज एन एक्टर काम करने से पहले यश को सभी ने रिकमेंड किया था कि अपना स्क्रीन नाम चेंज कर ले। तो अब जहाँ उनके पापा के साइड से उनका नाम नवीन था, तो उनकी माँ के साइड से उनका नाम यशवंत, इसलिए उन्होंने इस नाम को शॉर्ट करके यश रख लिया। थिएटर के बाद जब उन्होंने टीवी के लिए ऑडिशंस देना शुरू किए तो रिजेक्शंस की लाइन लग गई। उस वक्त कन्नड़ा सिनेमा में फेयर स्किन और टिपिकल चॉकलेटी बॉय लुक का ट्रेंड था। नवीन के बाल, डार्क कॉम्प्लेक्शन और थोड़े रॉ लुक की वजह से डायरेक्टर उन्हें मुंह पे रिजेक्ट कर दिया करते। एक डायरेक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारे अंदर हीरो बनने वाली कोई बात नहीं है, कैमरा पर तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम विलन के साइड किक बन सकते हो। लेकिन हार ना मानते हुए आखिरकार अशोक कश्यप के टीवी सीरियल नंदा गोकुला में उन्हें चांस मिलता है, जहां उनकी मुलाकात उनकी फ्यूचर वाइफ राधिका पंडित से भी होती है। और टीवी में हिट होने के बाद जब फिल्मों में ट्राई किया तो 2007 में आई फिल्म जवदंगा हुडुंगी, जिसमें उन्हें एक बहुत ही छोटा सा 2 मिनट का सपोर्टिंग रोल मिला था, बट टीवी में यश अपनी पहचान बना चुके थे। एक्चुअली नंदा गोकुला ये यश के करियर की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। अशोक कश्यप की डायरेक्ट की गई इस शो ने यश को एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई थी। इसके अलावा प्रीति इलाडे मेला ये उस वक्त की एक बहुत ही बड़ी और हिट कन्नड़ा डेली सोप बन चुकी थी। फिर मेल बिल्लू, इस सीरियल में भी यश ने अपने काम से दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और फैन फॉलोइंग भी बढ़ाई। शिवा ये एक और नोटेबल टीवी शो था जिसमें यश एक अहम किरदार निभाते हैं। इस शो के सेट पर वो दिन रात काम करते हैं और यहीं से यश ने कैमरा एंगल्स, डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंस की बारीकियां सीखी होती है। और इसी सीरियल ने उन्हें नंजू देशवारा यानी कि विष पीने वाला यानी कि महादेव का नाम भी मिलता है। टीवी सीरियल में हिट होने के बाद नवीन अब घर घर में पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर भागकर आने का रिस्क आखिरकार काम कर गया, लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 7 फिल्मों के ऑफर यश की झोली में आ गिरे। अब सोचिए एक लड़का जो 300 रुपए लेकर हीरो बनने आया था, जिसने सेट पे झाड़ू लगाई, दूसरे एक्टर्स को चाय पिलाई, आज उसके सामने 7 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट टेबल पे पड़ा हुआ था। कोई आम स्ट्रगलर होता तो खुशी के मारे पागल हो जाता, बिना सोचे आंख बंद करके पेपर साइन कर देता कि भाई पहले स्क्रीन पे हीरो तो बन जाओ, बाद में देख लेंगे कि क्या बन रहा है। लेकिन यश आम कहाँ थे। यहीं पर यश ने एक और गलती करी, या कहो कि एक ऐसी हिम्मत कर दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने उन बड़े प्रोड्यूसर से एक ऐसी चीज मांग ली जो उस वक्त कन्नड़ा इंडस्ट्री में एक न्यू कमर के मुंह से सुनना पाप माना जाता था, गुनाह था। यश ने बड़ी पोलाइटली पूछा कि सर क्या मैं साइन करने से पहले एक बार स्क्रिप्ट पढ़ सकता हूँ। बस ये एक लाइन सुनते ही प्रोड्यूसर्स का ईगो पे सीधी चोट लगी। उस जमाने में इंडस्ट्री का रूल था कि न्यू कमर्स की औकात नहीं होती थी स्क्रिप्ट पढ़ने की। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोचते थे कि कल का आया एक छोटा सा टीवी एक्टर इतने बड़े प्रोड्यूसर से स्क्रिप्ट मांग रहा है, जरा इसका एटीट्यूड और घमंड तो देखो। जब आप टीवी में काम करते थे, 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, लेकिन आपने 7 फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। गुनाह है क्या सर? वो कह रहे थे टीवी सीरियल वाला है, स्क्रिप्ट मांगता है। वो थे सर, लेकिन पता नहीं कहाँ है सर अब वो लोग। लेकिन वो 7 फिल्में आपके हाथ से चली गई, फर्क नहीं पड़ता सर। जिस इंडस्ट्री में लोग एक छोटे से चांस के लिए जिंदगी भर तरसते हैं, वहाँ यश के देखते ही देखते वो 7 फिल्में उनके हाथ से निकल जाती है। एक के बाद एक सारे ऑफर्स वापस ले लिए जाते हैं। जो सपना एकदम सच होते होते दिख रहा था वो एक झटके में चकनाचूर हो जाता है और यश वापस 0 पर आकर खड़े होते हैं। बट देखो यश का विजन उन लोगों से बहुत आगे था। उन्हें क्लियर था कि उन्हें सिर्फ कैमरा के आगे आकर नाचना गाना करने वाला हीरो नहीं बनना, उन्हें एक एक्टर बनना है और एक सॉलिड स्टोरी का हिस्सा बनना है। वो 7 फिल्में उन्होंने जरूर खोई, लेकिन उस वक्त वो डिप्रेशन में नहीं गए। लेकिन उस दिन पूरे सैंडलवुड को एक साइलेंट मैसेज जरूर चला गया कि ये लड़का डेस्परेट नहीं है और ये किसी कचड़ा स्क्रिप्ट पे काम नहीं करेगा। और यश कहते हैं कि आज भी वो उन डायरेक्टर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं जो भले ही थोड़े अड़ियल हो, थोड़े गुस्सैल हो, लेकिन अगर वो अपने क्राफ्ट के लिए पैशनेट है तो मैं उनके साथ काम करने से हेजिटेट नहीं करता। I have to fall in love with their obsession. So even if I don't like the personality or certain traits in him, if he's really obsessed and he's working towards a project, and I'll fall in love with their passion. So if they are like the meanest, if he's the meanest guy,
if his script is good and if he's doing what it takes to make a good film and he's ready to die making that process, bringing that film onto life, then I'll fall in love. लेकिन यश की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो 2008 में आया, और वो भी एक अजीब इत्तेफाक से। डायरेक्टर शशांक अपनी फिल्म मोगिन्ना मनासू बना रहे, सब कुछ सेट था, पर अचानक उनके लीड एक्टर की टांग टूट जाती है और उन्हें 6 महीने का बेड रेस्ट दे दिया जाता है। फिल्म बंद होने के कगार पर होती है, तभी डायरेक्टर की नजर टीवी सीरियल में काम कर रहे यश पे पड़ती है। यश उस वक्त पे एक थिक बियर्ड रखते थे, वही बियर्ड जो आगे चल के उनकी आइडेंटिटी बनने वाली होती है। शशांक ने यश को अप्रोच किया होता है और शर्त रखी होती है कि रोल चाहिए तो दाढ़ी क्लीन शेव करनी पड़ेगी। यश ने ये रिस्क भी उठा ही लिया होता है। इस फिल्म में भी वो दोबारा अपनी को स्टार राधिका पंडित के अपोजिट होते हैं, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऐसी बवाल साबित होती है कि ये यश की जिंदगी बदल देती है। जिसे लोग टीवी का लड़का कहते थे, उसे अपने इस ब्रेक थ्रू रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी मिलता है। फिल्म फेयर जीतने के बाद यश को लगता है कि अब इंडस्ट्री रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करेगी, पर पिक्चर अभी बाकी होती है। 2008 में उन्हें एज अ मेन लीड अपनी पहली सोलो फिल्म जिसका नाम था रॉकी, हाँ रॉकिंग स्टार यश का रॉकी कनेक्शन यहीं से शुरू होता है। लेकिन ये केजीएफ वाला रॉकी नहीं था, ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप होती है। क्रिटिक्स ने उन्हें बुरी तरह धोया होता है और लिखा होता है कि यश लीड रोल में बहुत अनकंफर्टेबल और अजीब लग रहे हैं। इसके बाद 2009 में उनकी 2 और फिल्में आती है, कल्लारा संते और गोकुला। पर अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए बंदे ने जमीन पे आके प्रमोशन किया होता है। यश खुद बेंगलोर की सड़कों पे फैंस को ऑटो रिक्शा में बिठा के घुमाते हैं ताकि मीडिया कवरेज मिले और लोग फिल्में देखने आए। ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಶ್ ಇವತ್ತು ಕೆಲ ಕಾಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ರು. 10 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳು। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी होती है कि दोनों फिल्में कमर्शियली बुरी तरह से पिट जाती है। एक फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद लगातार 3 फ्लॉप्स, मतलब इंडस्ट्री में आवाजें उठने लगती है कि बड़े पर्दे पर इसका मैजिक नहीं चलेगा, इसका चैप्टर यहीं क्लोज है। बट यश ने फेलियर को भी वैसे ही एक्सेप्ट किया होता है जैसे आज वो सक्सेस को करते हैं। It takes a lot to handle success. Failure is very simple because it hits you so hard that rest of the all that your bubble, whatever bubble you will be in, it will be burst. Broken. But yeah. success, no, it can take you to a different route. So you have to be extremely careful when you're successful. जब सब लोग यश को डिस्कार्ड कर चुके होते हैं, तब 2010 में आती है उनकी रोमांस कॉमेडी फिल्म मोडला साला। इस फिल्म ने यश को फ्लॉप की स्ट्रीक को एक झटके में तोड़ दिया होता है और ये उनके करियर की पहली सोलो बॉक्स ऑफिस हिट भी बनती है। इसी फिल्म से दुनिया ने यश का एक नया टैलेंट भी देखा होता है, उनका खतरनाक डांस। मीडिया में ओपनली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यश सैंडलवुड के बेस्ट डांसर्स में से एक है। 2011 में उनकी एक्टिंग और मास अपील अगले लेवल पे चली जाती है। एक्शन फिल्म राजधानी बॉक्स ऑफिस पर भले ही उम्मीदों पे खड़ी ना उतरी हो, पर यश अपने इंटेंस एक्टिंग से सबका मुंह बंद करते थे। और उसके तुरंत बाद आई रोमांटिक कॉमेडी किरातका। इसमें यश का एक बिंदास लफंगा लड़के का किरदार ऐसा निभाया होता है कि ऑडियंस उनकी दीवानी हो जाती है। और ये फिल्म 2011 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल होती है और यश कन्नड़ा इंडस्ट्री के बेस्ट ब्रांड बन जाते हैं। और 2012 आते आते तो वो लड़का जिसके पास बेंगलुरु आने के लिए सिर्फ 300 रुपए थे, वो कन्नड़ा इंडस्ट्री का बैंकेबल स्टार बन चुका होता है। इस साल में उनके 3 फिल्में आती है, जिसमें से लकी और एक्शन रोमांस जानू ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक पैसा छापा होता है और उनके फाइट सीक्वेंसेस और डांसिंग स्किल्स की जमकर तारीफें होती हैं। बट इस साल का अंत उन्होंने एक ऐसी धमाकेदार ब्लॉकबस्टर से किया होता है जिसने उन्हें सीधा टॉप लीग में ला खड़ा कर दिया होता है। फिल्म का नाम होता है ड्रामा। एक बार फिर ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कपल यश और राधिका पंडित की जोड़ी साथ आती है और इनकी ये केमिस्ट्री ने आग लगा दी होती है और ये 2012 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक बनती है। जो इंडस्ट्री कल तक उनके लुक्स, उनके बाल और उनके टीवी बैकग्राउंड का मजाक उड़ा रही थी, वही 2012 आते आते वही लोग यश की डेट्स पाने के लिए लाइन में खड़े होते। सैंडलवुड को उनका नया बॉस मिल चुका होता है। 2012 की सक्सेस के बाद यश एक बैंकेबल स्टार तो बन ही चुके होते हैं, लेकिन अभी भी उनके माथे पर एक टैग लगा होता है गांव वाले कैरेक्टर्स का हीरो, यानी सैंडलवुड के महेश बाबू। अब यश समझ चुके होते हैं कि अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपना अवतार बदलना पड़ेगा और यहीं से शुरू होता है यश के एक आम स्टार से मास हीरो बनने का अनस्टॉपेबल दौर। 2013 की शुरुआत में यश ने चंद्र फिल्म के एक सॉन्ग में छोटा सा कैमियो करा होता और यही उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान भी चल रहा होता है। डायरेक्टर पवन वेडेकर उनके पास कॉलेज रोमांस फिल्म गुगली की स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और यश ने इस फिल्म को अपना री इन्वेंशन वेपन बनाया होता है। उन्होंने अपने लुक पे काम किया होता है, एक नया स्टाइलिश और चार्मिंग हेयर स्टाइल रखा होता है। किरदार होता है शरद का एक थोड़ा एरोगेंट मिसोजिनिस्ट कॉलेज स्टूडेंट जो प्यार में धोखा खाने की गलतफहमी पाल लेता है और सालों बाद एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन के वापस लौटता है। जब गुगली थिएटर्स में आती है तो धमाका हो जाता है। कॉलेज के यूथ इस कैरेक्टर्स के दीवाने हो जाते हैं। ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल होती है और मीडिया ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया होता है कि यश अब कन्नड़ इंडस्ट्री के लीडिंग स्टार्स
की लिस्ट में सबसे आगे खड़े। इस एक फिल्म ने यश को मास हीरो का टैग दे दिया होता है और गूगली चूज करने का भी एक बहुत ही बड़ा रीजन यश ने बाद में बताया होता है। एक्चुअली वो शुरुआत से ही काफी एम्बिशियस रहे थे, बड़ा सोचते थे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते, और इस फिल्म ने ऑडियंस को भी वही मैसेज दिया होता है कि प्यार में धोखा खाने के बाद देवदास वाले पियक्कड़ मत बनो, अपनी लाइफ स्पॉइल करने के बजाय एक ऐसी मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हारा एग्जाम्पल दे। Even Googly, if you see, it's not just boy next door and It's his also- problems. yeah. There is an element of larger than life for this thing. Yeah. He becomes a very successful businessman overnight, and all of that is there. Those are the larger than life things. You know, Right. people love the part that where after the love failure, the guy doesn't get into depression. He goes and achieves something. That's a larger than life thing, and there is a message. So I like all these kind of things where it gives hope or it makes you dream. और इस साल उनकी एक और फिल्म आती है राजा होली। एक हीरो ग्लोरीफाइंग टाइटल होने के बावजूद इसमें एक्शन से ज्यादा कमाल कॉमेडी ड्रामा का होता है और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे सॉलिड हिट साबित होती है। देख भंडारे, दोस्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन मरते दम तक उसके साथ दोस्ती निभानी चाहिए। भले ही उन लोगों ने अपन को धोखा दिया हो, लेकिन ये बात मरते दम तक अपन किसी को नहीं बोलेगा, क्योंकि अपन के लिए दोस्ती वफादारी है, समझा। 2014 में यश की गज केसरी रिलीज होती। कमाल के विजुअल्स और एक नीटी स्केच्ड स्टोरी वाली इस फिल्म ने साबित कर दिया होता है कि यह सब बड़े स्केल की फिल्में अकेले अपने कंधों पे उठा सकते हैं। क्रिटिक्स ने भी मान लिया होता है कि ये रोल यश से बेहतर कोई दूसरा कर भी नहीं सकता था। लेकिन सैंडलवुड के बॉक्स ऑफिस का असली भूकंप आना तो अभी भी बाकी होता है। 2014 में दिसंबर की सर्दियां होती है और उसी सर्दी में फिल्म रिलीज होती है मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी। स्क्रीन पे एक बार फिर उनकी लकी चार्म और रियल लाइफ लेडी लव राधिका पंडित होती है। ये फिल्म कन्नड़ सिनेमा के लिए एक सुनामी साबित होती है। उस जमाने में सैंडलवुड की फिल्में 10-20 करोड़ कमाने में दम तोड़ देती थी, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी ने सब कुछ फाड़ कर रख दिया होता है। 50 करोड़ का हिस्टोरिक कलेक्शन करती है ये फिल्म और ये उस वक्त कन्नड़ सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनती है। इसके बाद यह सब सिर्फ एक स्टार नहीं होते, वो पूरे कर्नाटका के बॉस बन चुके होते हैं। और पता है यश खुद मेरी तरह और सलमान भाई की तरह सिंगिंग भी एंजॉय करते हैं और मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी के गाने से अपनी प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत भी करते हैं। ಹೆಂಗೋ ಇದ್ದೆ ಹಿಂಗಾಗೋದೆ ನೋಡು ಅಣ್ತಮ್ಮ। कई लोगों ने इस पे कहा होता है कि यश ट्रेंड को फॉलो करना अच्छे से जानते हैं। उधर तमिल में धनुष की 2011-12 के आसपास वाई दी स्कोलाबिलिटी हिट हुई होती है, तो यश भी इस ट्रेंड में घुस चुके होते हैं। एनीवेज 2015-16 के आसपास अब यश का स्टार पावर इतना बड़ा हो चुका होता है कि फिल्म की स्टोरी चाहे जो भी हो, उनके नाम पे टिकटें बिकनी स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर 2014 में आई उनकी एक्शन पैक्ड फिल्म मास्टरपीस। हालांकि कुछ क्रिटिक्स को फिल्म में यश का कैरेक्टर ओवर द टॉप और उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही हाई पेज लगी, लेकिन पब्लिक को किसी क्रिटिक के रिव्यू से मतलब ही नहीं। ऑडियंस को अपने मास हीरो के सीटी मार डायलॉग्स बोलते देखने थे। नतीजा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक थंपिंग कमर्शियली हिट होती है। 2016 में उन्होंने संतु स्ट्रेट फॉरवर्ड की होती है, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 30 करोड़ का सॉलिड कलेक्शन किया होता है और उनका सक्सेसफुल रन कंटिन्यूअसली मेंटेन रहता है। फिर आता है साल 2016। यह सब सैंडलवुड के अनडिस्प्यूटेड बॉस बन चुके होते हैं। पैसा, शोहरत, फैंस का बेशुमार प्यार सब उनके कदमों में होता है और इसी गोल्डन टाइम पे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला भी लिया होता है, अपनी नंदा गोकुला की पहली को स्टार और लॉन्ग टाइम लव राधिका पंडित से शादी करके। लेकिन शादी ने जो इतिहास रचा होता है वो इंडियन सिनेमा में किसी भी स्टार वेडिंग से बिल्कुल ही अलग होता है। आजकल के बड़े बड़े सुपरस्टार की शादियां कैसी होती है? इटली के लेक कोमो में या राजस्थान के किसी 7 स्टार हेरिटेज पैलेस में, जहाँ गिनती के 50 से 100 वीवीआईपी और बॉलीवुड गेस्ट होते हैं। बाउंसर्स की फौज होती है, नो फोन पॉलिसी लगती है, ड्रोन्स को गोली मार दी जाती है और आम जनता को एक वेडिंग फोटो देखने के लिए भी हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है, या फिर ये लोग इसको भी नेटफ्लिक्स वालों को बेच देते हैं। बट यश किसी क्लोज डोर या फिर सीक्रेट वेडिंग वाले टिपिकल स्टार नहीं होते। वो जमीन से जुड़े और बीएमटीसी बस ड्राइवर के बेटे होते हैं, जिसे किसी गॉड फादर से नहीं बल्कि थिएटर में सीटी और ताली बजाने वाली उस आम जनता ने सुपरस्टार बनाया होता है। यश का क्लियर मानना होता है कि जिस जनता ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में वो मेरे वेन्यू के बाहर खड़े क्यों रहेंगे। और फिर यश ने नेशनल मीडिया के सामने एक ऐसा ऐलान किया होता है जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए होते हैं। उन्होंने डिक्लेयर करा होता है कि मेरी शादी का एक हिस्सा सिर्फ मेरे परिवार या इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए नहीं बल्कि मेरे पूरे कर्नाटका के लिए है। जी हाँ, यश ने प्रैक्टिकली इंटायर स्टेट ऑफ कर्नाटका को अपने वेडिंग रिसेप्शन में खुला न्योता दिया होता है। इस मैसिव इवेंट के लिए बैंगलोर पैलेस का विशाल मंडप बुक किया जाता है। एक आम शादी में कितने लोग आते हैं? 500 से 1000। यश के इस ओपन फॉर ऑल रिसेप्शन में अपने चहेते स्टार का आशीर्वाद देने के लिए पूरे कर्नाटका से लाखों की गिनती में फैंस पहुंचे होते हैं। एंड यश ओपनली कहते हैं कि इज वेरी लकी टू हैव अ लाइफ पार्टनर लाइक राधिका। I'm very lucky to have my partner. Radhika is my strength, and she has always supported me, and she knows me so well because literally they've grown together. That's an advantage. I see her as a friend. Wife is later, kids, wife, all that is there.
but as a friend, as a life partner also, she knows what I really enjoy. And one thing is, she's the only person who has never asked me what did we get from this film. फिर आता है ईयर 2018। कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा भूकंप आता है जिसने पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस की डायनामिक्स ही बदल दी होती है। इसने विजनरी डायरेक्टर प्रशांत नील की 2 पार्ट एपिक सागा की पहली किस्त केजीएफ चैप्टर 1 से दुनिया के सामने कदम रखा होता है। ये सिर्फ कन्नड़ में नहीं बल्कि एक मैसिव पैन इंडिया एक्सपेरिमेंट के तौर पे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम में एक साथ डब करके रिलीज की जाती है। एक्चुअली यश की गुगली देखने के बाद ही प्रशांत नील ने डिसाइड कर लिया होता है कि भाई अगर केजीएफ कभी बनेगी ना तो उसमें लीड रोल में यश के सिवाय कोई और नहीं हो, और जहाँ यश इस फिल्म में हीरो बनते हैं तो अपने बॉडीगार्ड को विलन बना देते हैं। उस वक्त पे 80 करोड़ के बजट बनी है सैंडलवुड की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक होती है। डर होता है कि क्या एक कन्नड़ा हीरो इतना बड़ा बजट रिकवर कर पाएगा, लेकिन थिएटर्स में आते ही इसने ऐसी सुनामी लाई होती है कि सबके रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए होते हैं। ये अपने थिएरेटिकल रन में कन्नड़ इंडस्ट्री की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बनती है और क्लास में SRK को भी धूल चटा देती है। अपने किरदार को एक रॉ एंड ब्रूटल लुक देने के लिए यश ने अपने बाल और भी ज्यादा थिक बियर्ड बढ़ाई होती है, जो आगे चलकर पूरे इंडिया के युद्ध का स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है। केजीएफ चैप्टर 1 ने यश को रातों रात सिर्फ कर्नाटका का बॉस नहीं बल्कि पूरे देश का चहेता सुपरस्टार बना दिया होता है। बट असली मॉन्स्टर का अभी भी आना बाकी होता है। 2022 में जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होती है तो उसने बॉक्स ऑफिस पे ऐसी आग लगाई होती है जिसके आगे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में साफ हो जाती है। इस बारी सामने संजय दत्त, जजीरा और रवीना टंडन जैसे दिग्गज होते हैं, लेकिन रॉकी भाई का जलवा सब पे भारी पड़ता है। इस सीक्वल ने टिकट काउंटर पर सीधा 1000 करोड़ से ज्यादा का मॉन्स्टरस कलेक्शन किया होता है और इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनती है। यश ने अकेले अपने दम पे कन्नड़ इंडस्ट्री को मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा के मैप पे सबसे ऊपर लाके बिठा दिया होता है। जहाँ केजीएफ पहले पार्ट के लिए यश को बॉलीवुड में किसी ने भाव नहीं दिया होता, सेकंड पार्ट के लिए बॉलीवुड माफिया करण जौहर ने खुद इसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करा होता है। और कोविड के टाइम पे जब थिएटर्स खाली पड़ी हुई थी तब 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बिना कॉर्पोरेट बुकिंग और डर्टी मार्केटिंग के भी वर्ल्ड वाइड 1250 करोड़ का रियल ऑर्गेनिक कलेक्शन करती है और इतिहास रच देती है। केजीएफ 2 के लिए यश ने 5 टाइम से ज्यादा फीस ली होती है। यश को देखते हुए श्रीनिधि जैसे एक्ट्रेस ने भी केजीएफ 1 के बाद 7 फिल्मों को ना कह दिया होता है क्योंकि उन्हें केजीएफ 2 जो करनी होती है। और देखो केजीएफ में यश सिर्फ एक एक्टर नहीं होते, वो खुद को सिनेमा का स्टूडेंट समझते हैं। जैसे केजीएफ के टाइम पे उन्होंने प्रशांत नील की स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने में भी काफी मदद की होती है। Yash helps a lot with the screenplay. With the screenplay as well. Absolutely. Okay. I thought it was only with the dialogues. No. With the screenplay also. He's my first audience. Whenever I tell him that this scene works, if he has a smile on his face, it'll work. केजीएफ के बाद यश के अंदर स्टारडम का घमंड आने के बजाय उनके अंदर और भी ज्यादा हम्बलनेस देखने को मिलती है। केजीएफ 2 के बाद बैंगलोर के एक इवेंट में यश और बाकी स्टार्स भी पहुंचे होते हैं और अप्रॉक्स 700 से ज्यादा लोग वहां पे होते हैं। अब सारे लोग अपने बिलव्ड रॉकी भाई को मिलने आए होते हैं, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर ने यश से रिक्वेस्ट की होती है कि सारे लोगों के साथ एक ग्रुप ही क्लिक करें, लेकिन यश उनके फैंस के ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स को देखते हुए जो करते हैं उससे भाई सबको चौंका दिया होता है। यश ने ग्रुप ही के बजाय 700 लोगों के साथ एक एक करके पिक्चर खिंचवाई होती है और ये सिनेमा की हिस्ट्री में शायद ही किसी दूसरे स्टार ने पहले किया होता है। India's number 1 superstar is giving single pics for every guy, every individual. और बस इस एक इंसिडेंट की वजह से वो इवेंट 2-3 घंटे लंबा खिंच जाता है, लेकिन उनके फैंस से उनकी बॉन्डिंग और भी बढ़ जाती है। यश ने सिर्फ अपने फैंस से कनेक्ट नहीं किया होता है बल्कि उन्हें अपना ओनली रिलेटिव भी बताया होता है। Anybody can come and anybody can overtake anybody. So every Friday is a new thing, and I can't say I've overtaken anybody. Shah Rukh is a wonderful actor. And I'm a big fan of Shah Rukh Khan. It's just that the film is different and film would have done well. So I can't say that I have overtaken him. He is King Khan and he will be King Khan. देखो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। यश के रिलेटिव्स कंपेयर टू देम थोड़े अमीर होते हैं और जैसा कि हमारे यहाँ भी होता है कि अक्सर हमारे अमीर रिलेटिव हमें और हमारे पेरेंट्स को नीचा दिखाते हैं, उनको बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इसलिए जब यश बैंगलोर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें समझा दिया होता है कि किसी भी रिलेटिव के यहाँ पे मत चले जाए। इसलिए जब यश स्टार बनते हैं तो वो अपने किसी भी रिलेटिव से कोई कनेक्शन नहीं रखते, क्योंकि सीधी सी बात है जो आपके स्ट्रगल डेज में आपके साथ खड़ा है वही आपका रिलेटिव है। अब जब हम फैंस की बात कर ही रहे हैं तो उसी यश के एक फैन ने जब इसलिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली होती है कि यश उसके फ्यूनरल में आएंगे तो यश उससे मिलने नहीं जाते, जिससे कि एक गलत एग्जांपल सेट ना हो। अब यश की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स।
अब देखो इस फिल्म को यश की अगली 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली दूसरी फिल्म बताया जा रहा है। 450 इंडियन एक्टर, 300 फॉरेन एक्टर्स की टीम इस फिल्म में काम कर चुकी है। 20 एकर्स का सेट बनाया गया था जिसके लिए पेड़ वगैरह भी काटा था इन लोगों ने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने केस भी ठोक दिया था, जिस वजह से फिल्म अलग डिले हुई थी। नयनतारा एंड कियारा इस फिल्म में होने वाली है। रूमर्स ऐसे भी है कि इस फिल्म में यश के 3 कैरेक्टर्स होंगे और नयनतारा उनकी बहन का कैरेक्टर प्ले करेंगी, जो रोल पहले करीना कपूर को ऑफर हुई थी। फर्स्ट हिट के बावजूद लास्ट ट्रेलर के बाद टॉक्सिक को लेकर एक्सपेक्टेशन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखो वैसे भी यस ने जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन KGF 2 से सेट की है, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए तो प्रभास की तरह उन्हें भी 2-3 फ्लॉप डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है। पर आप खुद ही लॉजिक लगा के देखो कि श्रीनिधि को KGF के बाद अगर 7 फिल्में ऑफर हो सकती हैं, तो KGF 2 देने के बाद यश को कितनी फिल्में ऑफर हुई होंगी, लेकिन उन्होंने उनमें से टॉक्सिक को चेरी पिक किया। मतलब कुछ तो बात है इस फिल्म में। ऊपर से फिल्म का टैगलाइन भी बड़ा ही विचित्र है, एज फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। देखो अब जो भी है वो तो 26 तारीख को ही पता चलेगा। अगली फिल्म है रामायण, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक अंडरवर्ल्ड डॉन से सीधा लंकेश्वर तक का सफर। यश ने अपने करियर का सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड दाव यहीं पे खेला है, नीतीश तिवारी के रामायण के साथ। 4000 करोड़ का मैमथ जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि को प्रोड्यूसर भी है। वैसे भी यश को हमेशा से रावण के किरदार के डार्क और डीप शेड्स अट्रैक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर उन्हें रावण का रोल नहीं मिलता तो शायद वो इस फिल्म का हिस्सा ना बने। अब रामायण जैसे ग्रैंड प्रोजेक्ट के बाद यश अपने कंफर्ट जोन और उस मास एंटरटेनर टैग से बिल्कुल भी बाहर निकलने की तैयारी में। सुनने में आया कि वो तमिल सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर PS मित्रन, जिन्होंने सरदार जैसे फिल्म बनाई थी, उनके साथ यस एक अनटाइटल साइंस फिक्शन थ्रिलर पे बातचीत चल रही है। अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल होती है तो यस के करियर की सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म होगी, जहां पे गन्स एंड स्वॉर्ड्स की जगह एक टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड दुनिया होगी। आखिर में आती है KGF 3। अभी को प्रशांत नील ने खुद कहा था कि मैं आ रहा हूँ KGF 3 तो जरूर आएगी, और यस तो उसमें होंगे। इस बार की कहानी 1978 से 1981 के बीच की होगी। शायद हमें दिखाया जाएगा कि इंडियन ओशन में डूबने के बाद रॉकी भाई कहाँ था। I need to take a break from that. KGF 3 will happen. KGF 3 is also a script that was already written. Otherwise, we wouldn't put it in part 2. But in the end of part 2, that we were making KGF 3. It's just that we have to align again. अब जैसा कि यश और प्रभास के फैंस सालों से दोनों को साथ में स्क्रीन शेयर करना देखना चाहते हैं, लेकिन बाद में इस स्पेकुलेशन पे रोक लगा दी गई थी। तो भाई ये थी रॉकिंग स्टार यश की इंटायर वीडियो। और हाँ, यश से जुड़े 3 सवाल। पहला है, यश का पूरा नाम क्या है? सेकंड, यश को किस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? थर्ड, यश ने किस फिल्म में एज ए सिंगर गाना गाया था? तो आंसर जरूर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। खैर, आपको यश के एक खूबसूरत कोट पे छोड़ के जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि लाइफ हैज लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज। Like life is, opportunities also limitless. You just have to go for it and do it. तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।